कल हम पढ़ रहे थे, भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ रहे थे और इस स्वरूप में हम एक फीचर को देख चुके थे। कौन से वाले को देख चुके थे? हिमालय पर्वत को कल पढ़ चुके थे। आज हम जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। दो चीजें और इम्पोर्टेंट है, एक तो है उत्तर के विशाल मैदान, मैदान इम्पोर्टेंट है। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, पठार ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हिमालय पर्वत, मैदान और पठार, ज्यादातर इन्हीं तीनों के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े क्वेश्चन। कल हमने देखा था हिमालय पर्वत को देखा था, आज देखते हैं उत्तरी विशाल मैदान। ठीक है, उत्तरी विशाल मैदान। आज हम मैदानों की बात करेंगे। मैदानों की अगर बात करें तो पता ही है आपको कि ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम, इस वाले क्षेत्र में उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है, जो कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से बना हुआ है। ठीक है, इसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है। अगर मैप के अंदर देखें तो वैसे तो कल दिखाया ही था, ये भारत है। भारत में ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है भाई? यस, उत्तर का विशाल मैदान। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इस मैदान की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम देख लेते हैं। वो फैक्ट है एक्चुअली, और उनको आपको याद करना है, याद करके रखना है। और एग्जाम में अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो भी उनके आधार पर पूछा जाएगा, बड़ा आता है तो वो विशेषताएं उनकी लिखनी पड़ेंगी। तो ये भी लगभग आपको पता ही है कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ठीक है, लंबाई कितनी है इसकी? 2400 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग यस कितने किलोमीटर है? 240 से 320, या आप इसको अधिकतम मोटा मोटा मान लेते 400 से 450 किलोमीटर चौड़ा है। कहीं पे कम चौड़ा है, कहीं पे ज्यादा है, हम इसको अधिकतम ले लेते हैं एक बार। ठीक है, ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। और ये है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि नदियां आती हैं अपने साथ एलुवियल सोयल, यानी कि जलोढ़ मृदा या मिट्टी को बहाकर लाती है, वो यहाँ पे जमा कर देती है, जिसके कारण से यहाँ पर इस मैदान का निर्माण हुआ है। दूसरा देखें, यह है बहुत ही उपजाऊ है, मतलब अत्यधिक उपजाऊ है ये। यस, वेरी गुड। सघन जनसंख्या है, उपजाऊ ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा होता है, मैदानी क्षेत्र है, इसलिए जनसंख्या भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो सघन जनघनत्व है, यहाँ पे सघन जनसंख्या है। आ जाओ, और क्या विशेषताएं हो सकती हैं? उपजाऊ ज्यादा है, सघन जनसंख्या है, कृषि क्षेत्र है या उत्पादन सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक है। और क्या हो सकता है? यातायात व्यवस्था यहाँ पर बहुत ही अच्छे से विकसित है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है। अगर ये उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता या पठारी क्षेत्र होता तो यातायात व्यवस्था ठीक नहीं होती। यातायात व्यवस्था ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, उपजाऊ ज्यादा है, और भारत में सर्वाधिक बसा हुआ क्षेत्र है ये। इसके बाद हम इस मैदान को 3 भागों में बांटकर देखते हैं। जैसे हमने हिमालय को बांट कर देखा, वैसे ही इसको भी हम कितने भागों में बांट के देखेंगे? 3 भागों में बांट के देखेंगे। सीधा सा सिंपल सा है। एक तो हो गया ये सिंधु नदी का मैदान, गंगा नदी का मैदान, और इधर ब्रह्मपुत्र, यानी कि 3 नदी तंत्र से बना है, तो उसी के आधार पर इसका नामकरण कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो मैदान है ना, इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस मैदान की अगर कुछ विशेषताओं को देखोगे
तो यहाँ पर आपको ये मैदान 4 भागों में इसको बांट के देख सकते हैं। एक तो है भाबर, दूसरा है तराई, तीसरा है खागरिया और चौथा है बांगर, बांगर या भांगर। ठीक है, इस प्रकार से यह मैदान 4 इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 भागों में इसको बांट के देख सकते हैं। भाबर, जैसा कि हमने आपको बताया था चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे तब उसी वक्त बताया था कि भाई मान लेते हैं ये है मैदान और यहाँ पर है पर्वत श्रेणी, यानी हिमालय पर्वत है, यहाँ से क्या निकल के आ रही है, नदियां निकल के आ रही है। जैसे ही नदियां निकलकर अपने फुट हिल एरिया में आती हैं और इन मैदानों में प्रवेश करती है तो ऊपर से जब नदी आ रही है तो स्लोप ज्यादा है, यानी उसका गति वेलोसिटी वो भी ज्यादा है, तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिट्टी वो बहा के लेके आ रही है। लेकिन जैसे ही मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है, नहीं सॉरी इसमें फुट हिल एरिया में पहुंचती है, पर्वत पादीय क्षेत्र में पहुंचती है, तो वह कंकड़ पत्थर अब यहाँ पर क्या कर देगी, वो जमा करना शुरू कर देगी। तो लगभग 10 से 15 किलोमीटर या 15-16 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार से क्या जमा कर दिया इसने, कंकड़ पत्थर जमा कर दिए। ठीक है, और इस कंकड़ पत्थर के अंदर नीचे से नदी बह रही है, यानी वो पानी आपको ऊपर से नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस तरह से पर्वत की तलहटी में या पर्वत पादीय क्षेत्र के अंदर 10 से 15 किलोमीटर की इस प्रकार की पट्टी दिखाई देगी, जहां पर बाउल्डर्स, पेबल्स, यानी कि जो नदी के अंदर जो गोल गोल पत्थर से होते हैं ना, वो वाले पत्थर यहाँ पर जमा मिलेंगे। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं, भाबर कहा था। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, याद भी होगा ही, बस चीजें क्या हो रही है, केवल रिवाइज होती जा रही है। अब इस भावर प्रदेश से के बाद जैसे ही ये पत्थर वाला जो क्षेत्र खत्म होता है, नीचे से क्या निकलना शुरू हो जाता है, वो पानी प्रकट होना शुरू हो जाता है जो इसके नीचे था। अब जिस क्षेत्र में ये पानी प्रकट हो रहा है, नीचे से जो पानी आ रहा है, तो ये क्षेत्र कैसा है, दलदली क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि पानी है, पानी के अंदर मिट्टी वगैरह भी है, अत्यधिक पानी होने के कारण से ये क्षेत्र कैसा हो गया है, दलदल के जैसा हो गया है। इस दलदली क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, तराई प्रदेश कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र ऐसा है जहां पे सर्वाधिक आपको वनस्पति के प्रकार दिखाई देंगे, यानी वनस्पति यहाँ पर बहुत ज्यादा है, यानी कि वनों का क्षेत्र बहुत ज्यादा है। और इसी पट्टी में, इसी तराई वाली पट्टी में ही आपको ज्यादातर जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जैसे ये वाली पट्टी है, हिमालय पर्वत से जैसे नदियां निकल के आई, नदियों के बाद जैसे उत्तराखंड वाला क्षेत्र देख लो, हिमाचल वाला क्षेत्र देखो, आगे आगे आप सिक्किम आसाम की तरफ जाओगे तो इस पट्टी के अंदर आपको वन क्षेत्र बहुत ज्यादा मिलेगा और बहुत सारे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य दिखाई देंगे। और एग्जाम्पल, अगर उत्तराखंड में कि इस पट्टी की बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क नाम सुना होगा आपने। जैसे आप ऋषिकेश जाओगे, हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में ही राजाजी नेशनल पार्क है, अगर किसी बच्चे ने विजिट किया हो तो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे की तरफ जाओगे, उधर नैनीताल की साइड में जाओगे तो वहां पे कौन सा पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये वाला पार्क है, तो नेशनल पार्क है। तो ये वाले इस पट्टी के अंदर आपको वनस्पति ज्यादा होने के कारण से ये वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान आपको बहुत सारे यहीं पर मिलेंगी। इसी पट्टी को मच्छर पेटी भी कहते हैं। ठीक है, मॉस्किटो बेल्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वनस्पति ज्यादा है जिसके कारण से, और दलदली क्षेत्र है तो मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो जाते हैं। अच्छा, ये वाला जो पट्टी है बिल्कुल खाली था, मानव बसावट था नहीं। तो इस पट्टी की एक विशेषता और है, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, तो विभाजन के बाद जो यहाँ पर जो शरणार्थी आए थे, उन सारे शरणार्थियों को इसी क्षेत्र में बसाया गया। यहाँ पर उनको कुछ जमीन दे दी गई, वनों को काट के उनको यहाँ पर बसाया गया। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता थी। अब नदी जैसे ही इस तराई प्रदेश से आगे की तरफ आती है,
मैदानी क्षेत्र में और आगे की तरफ बढ़ती है। तो होता क्या है कि जहां जहां नदी का जल पहुंच रहा है वो क्षेत्र कहलाता है खादर। नदी का जल पहुंच रहा है और प्रत्येक वर्ष नदी वहां पे नई जलोढ़ मृदा, ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी का डिपोजिशन करती हुई जाती है, उसको बिछाती हुई चलती है, तो उसको कहते हैं खादर। और कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जैसे ये नदी बह रही है, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ये बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ पर नदी का जल नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पुराना जलोढ़ मृदा बिछी हुई है, तो वो क्षेत्र ऊंचा हो चुका है, अब वहां नदी का जल पहुंच नहीं रहा है, तो ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। और जहां नदी का जल पहुंच रहा है और नई नई जलोढ़ मिट्टी को बिछाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? खादर कहलाता है। ठीक है, तो ये थी इस पूरे उत्तरी विशाल मैदान की कुछ विशेषताएं, मोटी मोटी विशेषताएं हमने देखा। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि भावर और तराई में क्या अंतर है, खादर और बांगर में क्या अंतर है, या ये जो मैदानी क्षेत्र है इसमें हमने ये जो खादर बांगर देखा, इसको स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे रेह, कल्लर, इस तरह के स्थानीय नामों से इसको जाना जाता है। कहीं पे इसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है ना। तो ये कुछ छोटे क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं, एक बार इसको सारे को रीड करके देखोगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा उत्तर का विशाल मैदान। अब हम तीसरे नंबर पे चलते हैं, जो कौन सा है? कौन सा है भाई? प्रायद्वीपीय पठार। ये जो इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में आपको जो एक प्रायद्वीपीय पठार दिखाई देता है, इसकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर का है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, यस। सबसे पहले तो हम इसके निर्माण की बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ था, ये आपको पहले से ही हमने एक बार समझाया हुआ है कि भाई ये इंडियन प्लेट थी, ये पहले कहां पर थी? अफ्रीका के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, और जितने भी जो कॉन्टिनेंट्स आप देखते हैं वो सारे के सारे आपस में क्या थे? पहले जुड़े हुए थे, जिसको हमने एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा था, जिसका नाम क्या था? यस, वेरी गुड, पेंजिया, जिसको पेंजिया कहा था। और इसके चारों तरफ जो ओशन था उसको हमने क्या कहा था? यस, पैंथालासा, पैंथालासा उसको कहा था। तो होता क्या है कि ये जो सुपर कॉन्टिनेंट है इसमें ये स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, विभाजित हो जाता है, और ये कई भागों में विभाजित हो जाता है। और ये प्रोसेस कोई एक दिन में या कुछ सालों में नहीं हुआ, ये कई लाखों सालों में ऐसा हुआ है, कई लाखों करोड़ों सालों में ऐसा हुआ है। टूटने के बाद धीरे धीरे एक हमारी प्लेट, ये है इंडियन प्लेट, यानी ये टुकड़ा भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था, टूट के अफ्रीका से अलग होकर नॉर्थ की तरफ मूव करने लगता है। नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा होता है तो अफ्रीका के पास में ही एक प्लूटोनिक ज्वालामुखी, जिसको हमने बताया था रियूनियन द्वीप के आसपास, वहां से ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उसी ज्वालामुखी से यहाँ पर लावा का जमाव हो जाता है और इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ की जो चट्टाने हैं वो ज्वालामुखी से बनी है, तो ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानों को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। तो आग्नेय चट्टानों से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण है। आग्नेय चट्टानों के बाद यहाँ पर कुछ चट्टाने रूपांतरित हो गई हैं, तो यहाँ आग्नेय चट्टाने पाई जाती हैं। रूपांतरित चट्टाने मेटामॉर्फिक रॉक्स जिसको कहते हैं, यानी कि जो अपने ऐसी चट्टान जो अपने गुण धर्म के अंदर परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाता है, चेंजेज आ जाते हैं। जैसे कोयला है, कोयले से क्या बन जाए? हीरा बन जाए, है ना। जैसे लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन से क्या बन जाए? संगमरमर का निर्माण हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो गया? उसके स्ट्रक्चर में चेंजेज आ गए हैं, तो वो उसको क्या कहेंगे? रूपांतरित चट्टान कहेंगे। तो यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आग्नेय और रूपांतरित तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, प्राचीन है। इसके अलावा हमने इसको दो भागों में बांट के देखा था प्रायद्वीपीय पठार को। यस, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू,
मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि, और दूसरा था दक्कन का पठार। अब इस पर्वतीय, यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? थोड़े से इसके ऊपर है विंध्याचल और एक इसके नीचे है सतपुड़ा। इन दोनों के बीच में एक नदी बहती है, क्या नाम था उसका? वेरी गुड, नर्मदा नदी बहती है। तो इस सतपुड़ा पर्वत से ऊपर का जो भाग है ये वाला, ये कहलाता है मध्य उच्च भूमि कहलाता है। याद आ रहा है या नहीं आ रहा? वेरी गुड। तो इसको मध्य उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा था मालवा का पठार है, आगे यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड वही बुंदेलखंड जो आप वो कविता में पढ़ते हो ना, बुंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो यस, वही वो बुंदेले यहीं के हैं। यही इस बुंदेलों के नाम पर ही आप बुंदेलखंड पठार का नाम हुआ है। बुंदेलखंड के बाद आप आ जाओ आगे बघेलखंड का पठार है, आगे आप आ जाओ यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं। यहाँ तक ये पठार फैला हुआ है ना, सॉरी ये मध्य उच्च भूमि फैली हुई है। इससे जस्ट नीचे की तरफ आओगे तो इसको कहते हैं दक्कन का पठार कहते हैं। आगे इधर इस साइड में देखोगे तो पश्चिमी घाट बताया था, इधर कौन सा बताया था? पूर्वी घाट बताया था। पूर्वी घाट में हमने इसको सेवराय, जवादी इनकी पहाड़ियां थी। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां, कार्डामम की पहाड़ियां पश्चिमी घाट में आपको बताई थी। यहाँ तक याद आ रहा होगा। मैप में सारी चीजें डिटेल से एक एक करवाई हुई है, याद करो। यहाँ पे ये नीलगिरी और जो कार्डामम की पहाड़ियां हैं, ये पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी आपको बताई थी, कौन सी चोटी थी? यस, वेरी गुड, अनाईमुड़ी। ठीक है, तो ये एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। ये क्वेश्चन है ना अक्सर पूछा जाता है कि दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? अनाईमुड़ी है। इसके अनाईमुड़ी से थोड़ा सा ऊपर एक और चोटी है जिसका नाम है, क्या नाम है? यस, दोदा, दोदा बेटा, डोडा बेटा, जो भी नाम है। ठीक है, ये इसकी चोटी थी। पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी? कौन सी? यस, वेरी गुड, महेंद्रगिरी। सब कुछ महेंद्रगिरी। और ये जो सेवराय और जवाड़ी की जो पहाड़ियां यहाँ पे, ये नीलगिरी पहाड़ियों में जहां पर मिल रही है, यहाँ पर एक आपको टूरिस्ट पैलेस बताया था, क्या नाम था उसका? यस, ऊटी। क्या नाम था? पूरा नाम था इसका उदक मंडलम। क्या नाम बताया था? उदक मंडलम। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है और इसके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर महादेव पर्वत श्रृंखला है, कौन सी? महादेव, कैमूर। ठीक है, ये यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो इसको दो पार्ट में विभाजित कर देती है। कुछ नदियां भी यहाँ पर बहती हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स है। जैसे दो नदियां बताई थी, एक तो नर्मदा और एक इसके नीचे से कौन सी? ताप्ती नदी। दो नदियां बताई थी। उसके बाद हम कुछ और नदियों की बात करते हैं। यहाँ नासिक महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी? गोदावरी। गोदावरी के बाद इसके नीचे कौन सी थी? कृष्णा। कृष्णा के बाद कावेरी। ठीक है, एक और नदी है पेरियार नदी, जो इधर केरल से निकलकर अरेबियन सी में अपना जल छोड़ती है। तो ये कुछ नदियां हैं, इंपॉर्टेंट नदियां हैं। एक और नदी है महानदी। ठीक है, ये उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। एक और नदी बताई थी, याद करो, यहाँ दामोदर नदी बताई थी आपको। कौन सी नदी? इसको हमने क्या कहा था? सोरो ऑफ बंगाल। ठीक है, बंगाल का शोक कहा था इस नदी को। बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा था? यस, वेरी गुड, कोसी नदी को। कोसी नदी को हमने बिहार का शोक कहा था। और ये दामोदर नदी ये बंगाल का शोक कहलाती है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे बांध बने हुए हैं यहाँ पे। जो आपका जो
लो इस्पात उत्पादक जो क्षेत्र है वो भी सारा यहीं पर है, ठीक है ना। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, एक दो इसमें कुछ चोटियां देखी थी, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके देख लेते हैं। अच्छा, ये केवल दो पार्ट में डिवाइड नहीं है, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर है, मेघालय में भी है, याद आ रहा है? वेरी गुड। इसका नाम क्या बताया था हमने? यस, कार्बी एंगलोंग पठार। मेघालय का पठार भी बोल सकते हो, कार्बी एंगलोंग पठार, कार्बी एंगलोंग पठार, एंगलोंग पठार। उत्तरी कचार की पहाड़ियां भी इसको कहते हैं। और यहीं पे है ना 3 छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन सी? वेरी गुड, गारो, खासी, जयंतिया।